Welcome to the second lecture of the chapter 2 solution chemistry. So फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन. नाउ इस लेक्चर में हम सोल्यूबिलिटी और कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे. So now let us look at solubility. Solubility क्या होता है? Solubility, the maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. अगर मैं एक बीकर लेता हूँ, कंटेनर, फॉर एग्जांपल इसमें मैं वाटर लेता हूँ, वाटर, और मैं इसमें शुगर ऐड करता हूँ, चीनी, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो कि इस वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगा उसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं. वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो इस वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगा उसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं. सो अगेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, यहाँ पे सोल्यूट आएगा, solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. So now let's move forward. नेक्स्ट है ये जो सोल्यूबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है. कि अगर मैं सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करनी है, मैंने बीकर लिया, उसमें मुझे सपोज करो ये वाटर है, इसमें सिर्फ 10 ग्राम शुगर ही ऐड हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा ऐड हो या कम ऐड हो, तो ये डिपेंड किस पे करता है? तो सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है सोल्यूट एंड सोलवेंट के नेचर पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. और सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं. सो फर्स्ट है हमारी डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सोल्यूट टू सोलवेंट व्हेन इट डिसॉल्व एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. डिसोल्यूशन क्या होता है? वो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सोल्यूट टू सोलवेंट, सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड करने का वो प्रोसेस जब कि वो डिसॉल्व हो जाए. मैंने बीकर लिया है, बीकर के अंदर वाटर है, अगर मैं इसके अंदर शुगर ऐड करता हूँ तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? शुगर इसमें ऐड होगी और वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सोल्यूट टू सोलवेंट व्हेन इट डिसॉल्व एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम डिसोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्रिस्टलाइजेशन. अभी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो crystallization, some solute particle in solution collides with solute particles and get separated out of solution. This process is called crystallization. जब सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, उस टाइम पे एक्चुअली होता क्या है कि डिसोल्यूशन तो कंटिन्यू रहता है, कि डिसॉल्व तो होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सॉल्यूशन है उसमें से जो पार्टिकल है वो सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट में. सो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? सोल्यूट और प्लस सोलवेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन उसी एट द सेम टाइम सॉल्यूशन से सोल्यूट प्लस सोलवेंट भी बन रहा होता है एट द सेम टाइम. So now let us look at the next term. So now अब हमें इसमें बेसिकली 3 मेन टॉपिक पढ़ने हैं. सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फर्स्ट तो हमें पढ़ना है सोल्युबिलिटी ऑफ
सॉलिड इन लिक्विड। देन हमें नेक्स्ट पढ़ना है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एंड थर्ड पढ़ना है हमें सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें हम इन सब में पढ़ेंगे इनका टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट एंड नेचर ऑफ सोल्यूट वगैरह पर कैसे डिपेंड करेगा। देन हमें गैस वाले में दो लॉज पढ़ने हैं, नहीं एक लॉ पढ़ना है हेनरीज लॉ, एंड लिक्विड में हमें पढ़ना है राउल्ट्स लॉ, और ये करना है। सो नाउ नेक्स्ट है हमारा सोल्यूबिलिटी, नेक्स्ट है हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। एग्जाम्पल सेम, वाटर में शुगर ऐड किया है, वाटर क्या है लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट है यहाँ पर, और सॉलिड में हमने लिया शुगर को, तो शुगर को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। अगर इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक देन सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर हम हीट दे रहे हैं प्रोसेस को, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे आपने घर में देखा होगा, जब हम चीनी को ठंडे पानी में डिसोल्व नहीं करते, हमेशा हम नॉर्मल वाटर में डिसोल्व करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से वो ज़्यादा डिसोल्व होता है, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर हीट मिल रही है देन सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है such a solution in which no more solute can be dissolved at a same temperature and pressure। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। सेम एग्जांपल, वाटर में शुगर ऐड किया है, अब अगर जो एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें मोर शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसमें, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रहेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। Unsaturated solution in which more solute can be added at same temperature and pressure। एक ऐसा solution जिसमें more amount of solute can be added, जिसमें और solute dissolve हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे unsaturated solution। So next देखते हैं हम, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम अभी उसी की बात कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्यू टू इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सोल्यूबिलिटी डू नॉट चेंज। प्रेशर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, सोल्यूबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज लिक्विड एंड सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते, तो इसी वजह से उनकी उस पर डिपेंड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, जैसे सॉलिड, जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं, और सॉलिड के तो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो वे कंप्रेस नहीं हो सकते। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, तो वे कंप्रेस होकर उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। सो इफेक्ट, ये प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
नाउ नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब जो लाइक होता है, लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मतलब क्या होता है, जो पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सोलेंट में ही डिजोल्व होगा, और जो नॉन पोलर सोलवेंट होगा वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा। सो इसको एक बार वाइंड अप कर लेते हैं। ये था हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो फर्स्ट देखा था हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा एंड नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड खत्म होता है। इसमें हम इसमें हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, सब्सटेंस का और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम गैस की बात करते हैं कि गैस जब लिक्विड में डिजोल्व होगा तो किस चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हमें फर्स्ट लॉ पढ़ना है, हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरीज लॉ बोलता है द पार्शियल सब, पहले ले लेते हैं, मैंने वो लिया है, ये बीकर, इसमें लिक्विड है, लिक्विड में कुछ भी, लिक्विड कोई भी, वाटर ले लो कुछ भी, और इसके ऊपर गैस है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, यहाँ तक ये वाटर है और यहाँ पर गैस है। तो हमें इसमें देखना है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। So partial pressure of gas in vapor phase P is proportional to the mole fraction of gas in the solution। तो ये लोग क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो गैस डिसॉल्व है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर वो है। अब यहाँ पे ये है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction। So अब हम ये हटाएंगे अगर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो यहाँ पे आता है KH। इस KH को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH को क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इसकी और डेफिनेशन भी देखते हैं, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस वे में, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, हेनरीज लॉ को, ये तीनों हेनरीज लॉ की ही स्टेटमेंट है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of gas present above the surface of the solution। Same P is directly proportional to X, and mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution। ये वाली डेफिनेशन बेस्ट है, आप इसका यूज करना। सब एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं, P is directly proportional to X एंड फिर P is equal to KH into X, और यहाँ से जो KH है वो है Henry's law constant। So now let's move to the next slide। हाँ, तो solubility of, ये हमने हेनरीज लॉ देखा। सो नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं। देखो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, सेम हेनरीज लॉ का वो है वो, और यहाँ पे के एच को क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच डिपेंड करता है नेचर एंड टेम्परेचर पर। नाउ ये एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है,
तो हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट लोअर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट। अगर के एच ज्यादा होगा तो एक्स कम होगा। एक्स कम होने का मतलब है सोल्युबिलिटी कम होगी, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर जो मोल फ्रैक्शन कम होगा तो के एक्स ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी कम होगी। ये याद करने की बात है, के एक्स ज्यादा होगा देन सोल्युबिलिटी कम होगी। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। हमने उसमें एक हेनरीज लॉ देखा है। अब हम बात करते हैं सब ये किस किस का इफेक्ट पड़ता है। देखो नेचर ऑफ सब्सटेंस का, जो गैस इजीली लिक्विफेबल होगी वो ज्यादा डिजोल्व होगी। मोर लिक्विफेबल गैस आर dissolve more easily. Then next है effect of temperature. Dissolution of gas in liquid is exothermic. So temperature increase होगा, then solubility decrease होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, solubility decrease होगी। And next is effect of pressure. As pressure increase, solubility increase because P is equal to KH into X। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा देन सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज। यही रीजन है कि जो फिश वगैरह होती है उनके जब वाटर गर्म हो जाता है, हॉट वाटर में वे सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज होती है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होगा देन सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। नाउ अगले उस पर चलते हैं। एक बार मैं ये क्लियर कर देता हूँ सर, एक सेकंड। नाउ अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये हमने हेनरीज लॉ देख लिया। अब बात करते हैं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। सो एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, KH वैल्यू फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो KH होती है, KH वैल्यू गैसेस के लिए, खास करके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर की इंक्रीज होने के साथ। अब P होता है KH इंटू एक्स। अगर KH ज्यादा होगा देन X कम होगा। X कम होने का सिंपल मतलब है सोल्युबिलिटी कम होगी। सो अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी गैसेस की इन वाटर। Therefore, aquatic species are more comfortable in cold water than hot water because solubility of gases decreases in hot water। वही सेम बात। Now next application है इसकी, bottles are sealed under high temperature, high pressure to increase solubility of CO2। Simple same, P is equal to KH into X, KH into X, pressure increase हुआ then solubility increase होगी। सो बोतल हाई प्रेशर में रखी जाती है ताकि सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हमें एक वर्ड होता है बेंड्स। बेंड्स क्या होते हैं? जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो बबल्स आ जाते हैं। जब पानी के अंदर जाके बाहर आते हैं वाटर में, नदी वगैरह में, समुद्र में, पूल में, तो देखा होगा जब अंदर जाके बाहर आते हैं तो बबल्स आते हैं। तो जो बबल्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल्स, वो कभी कभी ब्लड के अंदर चले जाते हैं तो उससे कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स और वो बहुत ही पेनफुल एंड डेंजरस सिचुएशन होती है और उससे डेथ भी हो सकती है। तो उसको बोलते हैं बेंड्स। अब तो जो बेंड्स होते हैं उसको हम फिर अवॉइड कैसे करते हैं? तो उसके अवॉइड करने के लिए हम हेनरीज लॉ की हेल्प लेते हैं। टू अवॉइड बेंड्स, स्क्यूबा ड्राइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम
हीलियम एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हीलियम 11.4%, 52.6% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन के साथ लेते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर इज, अब देखिए एक ये, अब हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर इज लो फॉर ऑक्सीजन एट एट ग्राउंड। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन के लिए वो कम होता है हाई एल्टीट्यूड पे एज कंपेयर टू ग्राउंड। सो देखो अब P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अगर P कम है देन X कम है। देन अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें, हाई एल्टीट्यूड प्रेशर कम है तो मतलब सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड कम है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, एक बीमारी आ जाए जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। उसमें क्या होता है, बिकम वीक एंड नॉट एबल टू वॉक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सो अभी तक हमने दो पढ़ लिए हैं, ये सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट फिर उसके बाद फिर इसमें हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एंड नेचर का हमने डिपेंड बताया था आपको, लाइक डिजोल्व लाइक। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ा है। टेम्परेचर को बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज होकर देन सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। और नेचर का बताया था कि जो गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी वो ज़्यादा डिजोल्व होगी। अब हमारा थर्ड है सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसमें हमें एक लॉ पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ। सो उसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, देखो पहले वैसे बात करते हैं, दो बाद में पढ़ेंगे। मैंने एक बीकर लिया, मैंने एक सब्सटेंस लिया 1 और एक लिया 2, मतलब एक लिक्विड 1 लिया है मैंने, एक लिक्विड 2 लिया है। दोनों को मैंने डिसोल्व कर दिया बीकर के अंदर, दोनों को मैंने बीकर के अंदर डिसोल्व कर दिया। वन वन का मैंने बोला है, वन का मोल फ्रैक्शन x1 है और सेकंड का मोल फ्रैक्शन x2 है। मैंने दो लिक्विड लिए, एक 1 एक 2, दोनों को बीकर में डिसोल्व कर दिया लिक्विड को। एक का मोल फ्रैक्शन x1 है, एक का मोल फ्रैक्शन x2 है। तो हेनरीज, अब ये राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, द पार्शियल प्रेशर, वोलेटाइल लिक्विड क्या हो जो कि वोलेटाइल में जो उड़ जाता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये भी वही बोलता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1। वन का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उसके नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगा, एंड दूसरे का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा उसके नंबर ऑफ मोल के लिए। अब यहाँ पर ये हटाने के लिए प्रोपोर्शनल साइन हटता है, P1 इज इक्वल टू P नोट 1 इंटू x1। सिमिलरली इसमें क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P नोट 2 इंटू x2। सो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स को क्या बोलते हैं, अगर जो सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड का, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा ईच कंपोनेंट का, वो इक्वल होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। देखो ये पार्शियल प्रेशर है, ये जो है इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ये प्योर सब्सटेंस का, और ये मोल फ्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। वही सेम एग्जांपल है, लेट टेक 1 and 2 be two volatile components. When taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium will be established between vapor pressure and liquid pressure. Let the total pressure, अब इस स्टेज में टोटल प्रेशर P टोटल लिया है, पहले का P1 है एंड सेकंड का P2 है, और इनका मोल फ्रैक्शन क्या है x1 एंड x2।
So now let's move to the next slide. तो ये देखिए, ये P1 is back proportional to X1. तो P1 क्या होगा, P1 is equal to P01 into X1. ये हमने राउट्स को देखा है. और P2 सिमिलरली P2 is P02 into X2. राउट्स को क्या बोलता है कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. So P1 X1 के proportional होगा और P2 proportional होगा X2 के. तो ये और ये, then P total क्या आएगा, P total क्या होगा, दोनों का सम. दोनों का अगर जो मैं सम कर देता हूँ, P total is equal to P1 plus P2 and P total is equal to X1 P01 plus P02 into X2. और यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है, हमेशा X1 plus X2 कितना होता है, 1. सो मैं इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं X1 की जगह लिख सकता हूँ 1 minus X2 then P01 plus P02 into X2. सो यहाँ मैंने टोटल को किसी एक के को उसमें भी एक्सप्रेस कर दिया. तो ये नीचे एक ग्राफ गिवन है, देखो यहाँ पर X1 के मोल फ्रैक्शन 1 है और X2 0 है. तो P01 की प्रेशर ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और X2 का 0 है. और यहाँ पे X2 का 1 है, X1 का 0 है, तो ये है. तो ये ग्राफ है टोटल प्रेशर का, P01 प्लस P02 का. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो अब देखो, एक आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, एक सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो सकता है. आइडियल सॉल्यूशन रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, असलियत में नॉन आइडियल ही होते हैं. तो हम आइडियल और नॉन आइडियल में फर्क क्या होता है देखते हैं. सॉल्यूशन विच फॉलोज राउट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ फॉलो करे एंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन. और नॉन आइडियल क्या होगा, सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. जो जो राउट्स लॉ फॉलो ना करे एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर, उसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सिमिलरली सिंपल वर्ड, जो राउट्स लॉ फॉलो करे वो सॉल्यूशन है आइडियल, और जो राउट्स लॉ फॉलो नहीं करता वो है नॉन आइडियल. और बेसिकली होता क्या है, ये जो हमने अभी ग्राफ देखा था पिछले उसमें, ये जो ग्राफ आया था हमारा पी टोटल का, इससे कुछ डेविएशन आता है, या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है. तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये डेविएशन आ जाता है. सो चलो पढ़ते हैं इनको एक एक करके. और पहले हम आइडियल की बात करते हैं. आइडियल में देखते हैं. अब आइडियल में क्या होता है, देखो डेल्टा एच आइडियल में 0 होता है, डेल्टा वी भी 0 होता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी नोट, मतलब बेसिकली ये राउट फ्लो फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ पे. और ये मतलब मैंने इसमें दो लिक्विड लिए हैं, एक लिक्विड ए एंड एक लिक्विड बी. और ए के जो बीच में इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बी के इक्वल होगा, और वो इक्वल होगा यहाँ पे ए बी है, सॉरी ये सी नहीं ए बी है. अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की. नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं. सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है और एक नेगेटिव डेविएशन. देखो ये जो ग्राफ था, अगर जो इसकी जगह कुछ ऐसा आता है तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, और कुछ ऐसा आता है तो ये नेगेटिव डेविएशन है. सो इसमें दो केस हो सकते हैं. तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच 0 ग्रेटर होगा, डेल्टा वी भी ग्रेटर होगा. नेगेटिव में दोनों लेस होंगे, 0 से नेगेटिव होंगे. अब देखो ये यहाँ पे डेविएशन आ गई. राउट्स लॉ में इक्वल का साइन आता था, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन, पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी इंटू एक्स बी. सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में लेस होगा. ये यहाँ पे राउट्स लॉ से डेविएशन आई है दोनों में. सो आगे. अब ए की जो इंटरेक्शन होती है
एंड बी बी की इंटरेक्शन जो होती है इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वो ज़्यादा होती है ए बी की इंटरेक्शन से, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट इसमें डिक्रीज होता है और ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाते हैं। अभी देखेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप क्या होता है। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन के केस में ए एंड ए बी की इंटरेक्शन ग्रेटर होती है ए बी के इंटरेक्शन से। बॉइलिंग पॉइंट इसमें इंक्रीज होता है एंड ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं एजोट्रोप होता क्या है। एजोट्रोप 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 हम बात कर रहे हैं तो होता क्या है। सो एजोट्रोप की बात करते हैं। एजोट्रोप क्या होता है, एक a binary mixture having same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature। एजोटोप क्या होता है, एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज सेम हो, वो सेम टेम्परेचर पे बॉइल करे। बाइनरी मिक्सचर दो कंपोनेंट का मिक्सचर, दो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम हो लिक्विड एंड वेपर फेज में एंड वो बॉइल करे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। अब एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है, ये नोट कर लेना, जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और ये पॉजिटिव। मिनिमम वाले पॉजिटिव शो करेंगे और मैक्सिमम वाले नेगेटिव शो करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अब हम ग्राफ की बात करते हैं। देखो ये तो ग्राफ था, ये वाला जब ये जो डॉटेड लाइन है ये तो आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ है। अब देखो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ से ऊपर की तरफ गया है तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, और ये नीचे चला गया है टोटल की टोटल तो आइडियल था, तो ये नेगेटिव डेविएशन। ये ग्राफ था नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का आज के हमारे, राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, HEN, राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो कैसे होता है राउल्ट्स लॉ, एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। पहले हम बात करते हैं, अभी हमने इस सेक्शन में 3 केस पढ़े हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। हेनरीज लॉ था गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, और राउल्ट्स लॉ था लिक्विड इन लिक्विड। अगर एक कंपोनेंट, मैं यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहा हूँ, मतलब दो लिक्विड दिए थे, एक लिक्विड 1 और एक लिक्विड 2। अगर इनमें से एक लिक्विड इतना ज्यादा वोलेटाइल, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाए कि वो गैस की तरह एग्जिस्ट करे, कि वो लिक्विड रखा और वो इवोपोरेट हो गया, कि एक लिक्विड इतना ज्यादा वोलेटाइल हो कि वो गैस की तरह बिहेव करे, तो ये लिक्विड लिक्विड वाला केस गैस वाले केस से मैच कर जाएगा। सो देखते हैं हम क्या होता है। देखो मैंने दो लिक्विड लिए, एक लिक्विड 1 एक लिक्विड 2। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ P1 इज इक्वल टू P0 into x1, और if one of the component is so volatile that it exists as gas, तो हेनरीज लॉ से मैं बोल सकता हूँ P इज इक्वल टू KH into x। और अगर जो हम इन दोनों कंडीशन, देखो ये दोनों बता तो रहे हैं P की वैल्यू ना, प्रेशर ही तो बता रहे दोनों, तो इन दोनों कंडीशन से देखो तो आप P01 इज इक्वल टू KH into x। So by comparing both equation P01 is equal to KH into x, तो यहाँ से मैं बताया था कि राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। जो हम राउल्ट्स लॉ में दो कंपोनेंट लेते हैं, दो लिक्विड लेते हैं, अगर एक लिक्विड बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाए then Raoult's law behave as Henry's law। So आज का लेक्चर इतना ही। Do subscribe this channel and thank you।